हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th का जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस को कंप्लीट किया। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं हेडिंग लिख देता हूं यहां पर, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए स्टूडेंट्स, प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, क्या मटेरियल है जो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सबसे पहली बात तो जो प्लांट्स हैं वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी में भी मटेरियल जो है वो आउटर एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन जरूरी है। और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट की बॉडी के अंदर सिंथेसाइज भी किए जाते हैं। जैसे ऑर्गेनिक फूड है जो लीव्स के अंदर सिंथेसाइज होगा, अब वो सिंथेसाइज तो हो रहा है सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में यानी कि लीव्स में, और ट्रांसपोर्ट होना है वो पूरी प्लांट बॉडी में जहां पर भी वो रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेते हैं कि किस तरह का मटेरियल प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। देखिए स्टूडेंट्स, plant absorb water and minerals from soil with the help of roots। प्लांट जो है वो वाटर और मिनरल्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, कहां से? सॉइल से। किसकी हेल्प से? रूट्स की हेल्प से, ठीक है। तो अब रूट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जबकि उन दो चीजों की रिक्वायरमेंट जो है प्लांट की दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी है। तो यानी कि रूट से ये जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो रहे हैं ये पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। एक बात। दूसरा जो पॉइंट था वो अभी मैंने बोला, लीव्स सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की हेल्प से वो अपना ऑर्गेनिक फूड जो है सिंथेसाइज करती हैं, ठीक है। तो जो नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन्स हैं जैसे रूट्स हैं या स्टेम है, ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी शो नहीं करता, वहां पर फूड की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो फूड होगा, जो कौन सिंथेसाइज कर रहा है? लीव्स। ये ऑर्गेनिक फूड जो है इसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाएगा कहां तक? रूट्स तक या स्टोरेज ऑर्गन्स तक, जहां पर जाकर के वो फूड स्टोर होगा, ठीक है। लीव सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड विच इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अदर प्लांट पार्ट्स। इसके अलावा भी कई तरह के केमिकल्स हैं, आयंस हैं जो जिनको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होती है। यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है वो चल रहा है, ठीक है। एक बात यहां पर कंप्लीट होती है। अब बात आ जाती है कि ट्रांसपोर्टेशन होती कैसे है, ठीक है, कि प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन का मटेरियल है वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या क्या मटेरियल प्लांट जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब बात आ जाती है कि जो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन है, हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अकर्स इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ये जो मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन है ये होगा कैसे, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स हैं जो हमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मैं लिख देता हूं यहां पर डिफ्यूजन, ठीक है।
डिफ्यूजन के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ particles from the area of their higher concentration to the area of their lower concentration, यानी कि पार्टिकल्स जो है वो चाहे सॉलिड के, लिक्विड के या गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करेंगे कहां से कहां तक, हायर कंसंट्रेशन एरिया से एक ऐसे एरिया में जहां पर उन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो पहला मेथोडोलॉजी है क्या, डिफ्यूजन। बट इसकी एक रिस्ट्रिक्शन है कि डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू स्मॉलर डिस्टेंसेस। ठीक है, जो डिफ्यूजन है वो एक स्लो प्रोसेस है। अगर दो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस कम है तब शायद डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वहां पर यूज में लाया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, अगर दो प्लेसेस के बीच में जहां ट्रांसपोर्टेशन होनी है वहां पर डिस्टेंस काफी कम है, ठीक है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ये जो मूवमेंट है ये करवाई जा सकती है, एक चीज। ठीक है, दूसरी चीज अब बात आ जाती है कि चलो डिफ्यूजन जो है वो तो स्मॉल डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम बात करते हैं लार्ज डिस्टेंस। भाई प्लांट की जो हाइट है वो तो कई फीट से लेकर के कई मीटर्स तक में होती है। ठीक है, जैसे सिकोया है या यूकेलिप्टस है, ये तो अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर तक लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं। तो यहां तक क्या डिफ्यूजन सफिशिएंट होगा? तो इसका जवाब है कि जो डिफ्यूजन है वो एक स्लो प्रोसेस है, सबसे पहली बात। ठीक है, इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल, और दूसरे फैक्टर जैसे ग्रेविटी है वो भी वर्क करना स्टार्ट कर देती है अगेंस्ट द मूवमेंट। इसलिए डिफ्यूजन जो है वो नहीं करवा पाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। ठीक है, तो उसके लिए दूसरे मैकेनिज्म है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यूज आर प्रेजेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन of materials over a longer distance। ठीक है, लॉन्गर डिस्टेंस के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है मटेरियल की, उसके लिए स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन कंडक्टिंग टिश्यूज के बारे में हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, फिर भी मैं यहां पर नाम लिख देता हूं। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है क्या, जाइलम। And for transportation of organic food प्रेजेंट होता है क्या, फ्लोएम। ठीक है, तो ये दो मेन कंडक्टिंग टिश्यू है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को फॉर्म करते हैं किसमें, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, आई होप यहां तक के जो पॉइंट्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे, किस तरह के मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में होती है, क्या क्या मैकेनिज्म है कि वो डिफ्यूजन के थ्रू कर सकता है या फिर स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जाइलम या फ्लोएम। अब हम बात करते हैं कि जो मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट होगा कैसे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस दो मटेरियल की है। एक हम लोगों ने पढ़ा वाटर एंड मिनरल्स, जो कि किससे होगा, जाइलम के थ्रू होगा, और दूसरा है ऑर्गेनिक फूड जो होगा फ्लोएम के थ्रू। तो हम एक एक करके इन दोनों मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ेंगे अभी। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिखता हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन
plants. Transportation of water and minerals in plants. तो स्टूडेंट्स, जो प्लांट है उसमें वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वाटर और मिनरल्स प्लांट ऑब्टेन कैसे करते हैं। तो प्लांट का जो सबसे नियरेस्ट रिसोर्स होता है जहां से वो वाटर और मिनरल्स को ऑब्टेन कर सकता है वो होता है सॉइल। तो प्लांट ऑब्टेन water and minerals from soil। ठीक है, क्योंकि सॉइल जो है वो नियरेस्ट रिसोर्स है जहां से प्लांट जो है या प्लांट सॉइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, प्लांट सॉइल के अंदर ही ग्रो करते हैं और थ्रू रूट वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, तो अब होगा कैसे? रूट सेल्स actively absorb mineral ions from soil solution। ठीक है, क्या होगा कि जो रूट के सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगे मिनरल आयंस को, कहां से? सॉइल सॉल्यूशन से। कैसे? एक्टिवली कहने का मतलब बाय कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हुए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है मटेरियल की ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय कंज्यूमिंग एटीपी, यानी कि एनर्जी का यूज करते हुए वो क्या करेंगे? मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, किससे? सॉइल सॉल्यूशन में। As a result, water also get absorbed by root cells through osmosis। अब यहां पर कंसेप्ट आपको ऑस्मोसिस का पता होना चाहिए। हुआ क्या कि रूट के सेल्स ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट शो करते हुए मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया। इससे क्या हुआ? रूट के जो सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म में कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इंक्रीज हो गई, यानी कि रूट सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो हाइपरटोनिक हो गया। ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई साल्ट की। तो अब सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, क्या करेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। ये जो कंसेप्ट है ऑस्मोसिस का, ये हम लोगों ने 9th क्लास में कवर किया है। ठीक है, तो पहले मिनरल आयंस एक्टिवली एब्जॉर्ब होंगे और उसके बाद जो वाटर है वो ऑस्मोटिक एंट्री शो कर देगा रूट सेल्स में। और ये जो वाटर है इट रीच अप टू द वाटर, द मिनरल्स एंड वाटर, द मिनरल्स एंड वाटर रीच अप टू centrally present xylem bundles। ठीक है, ये जो वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब हुए हैं ये कहां तक ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? रूट के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उसमें से जाइलम बंडल्स तक वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्या हुआ? रूट सेल्स ने मिनरल्स को एक्टिवली एब्जॉर्ब किया और उसके पीछे पीछे वाटर जो है वो भी ऑस्मोटिकली एब्जॉर्ब होता गया। अल्टीमेटली ये जो मिनरल्स है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की ही हेल्प से जाइलम तक पहुंचाए जाएंगे, जहां पर वाटर भी मिनरल्स को फॉलो करेगा और अल्टीमेटली जो मिनरल और वाटर है कलेक्टिवली हम जिसको सैक बोल देते हैं वो जाइलम टिश्यू में आ चुका है। ठीक है, यहां तक इस चीज को समझने के बाद
जब हम आगे बढ़ते हैं तो कई थ्योरीज जो है वो दी जाती है कि अब यहां सेंटर यानी कि जाइलम तक तो पहुंच गए, लेकिन जाइलम से ऊपर कैसे जाएंगे। ठीक है, जाइलम तो रूट के जाइलम तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट तो अपर पार्ट्स में भी है, तो वहां तक वो वाटर और मिनरल कैसे जाएगा। इसके लिए दो फेमस थ्योरी हैं। एक पहले मैं लिख देता हूं, रूट प्रेशर थ्योरी। ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी, ये प्रिस्ली नाम के एक साइंटिस्ट ने 1916 में प्रपोज की थी। ठीक है, 1916 में प्रपोज की गई थी ये थ्योरी, प्रिस्ले नाम के एक साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया, अकॉर्डिंग टू विच रूट सेल्स एक्टिवली पंप मिनरल्स into xylem tissue या xylem vessels and tracheids, water osmotically enters into xylem. It results in development of an area of high pressure into xylem, which cause or which results in upward movement of both water and minerals. अब रूट प्रेशर थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रिस्ले ने 1916 में क्या बोला कि जो रूट के सेल्स हैं वो एक्टिवली पंप करेंगे, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन शो करेंगे किसकी, मिनरल आयंस की, किसमें, जाइलम के वेसल्स और ट्रैकेट्स में। ठीक है, यानी कि जाइलम टिश्यू में। तो जाइलम के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हाई हो गई, यानी कि वो हो गया हाइपरटोनिक। ठीक है, अब वाटर जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा और अल्टीमेटली जो वाटर है वो भी एंटर कर जाएगा किसमें, जाइलम के अंदर। जाइलम के अंदर कंटिन्यूअसली मिनरल्स भी आ रहे हैं, वाटर भी एंटर कर रहा है। इट विल रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ ए पॉजिटिव प्रेशर, वहां पर एक हाई प्रेशर एरिया जो है वो जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव प्रेशर वहां पर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और इसी पॉजिटिव प्रेशर की वजह से जो वाटर और मिनरल है वो फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट यानी कि रूट से टुवर्ड द अपर पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि नीचे से कंटिन्यूअसली प्रेशर लग रहा है तो जो वाटर और मिनरल्स होंगे वो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो जो यहां पर प्रेशर डेवलप हुआ, हाई प्रेशर यहां पर डेवलप हुआ, उसको बोला जाता है रूट प्रेशर। ठीक है, लेकिन ये जो थ्योरी है ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन स्मॉल हाइट प्लांट्स के अंदर तो मानी जा सकती है कि 1 मीटर तक का प्लांट है। ठीक है, ज्यादा हाइट नहीं है उसकी, 3 फीट 4 फीट तक के आसपास का प्लांट है, तब तक तो ये रूट प्रेशर वर्क कर सकता है। लेकिन जब हाइट 1 मीटर से ज्यादा होती है तो उस कंडीशन में ग्रेविटी जो है वो अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट करती है, यानी कि अब वाटर और मिनरल्स को ग्रेविटी को ओवरकम करते हुए ऊपर की तरफ मूव करना है। तो रूट प्रेशर इतना हाई बिल्ड नहीं होता कि ये ग्रेविटी को ओवरकम कर पाए और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन 1 मीटर से ज्यादा हाइट तक करवा पाए। ठीक है, इसलिए रूट प्रेशर थ्योरी जो है वो कंसीडर नहीं की जाती फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स हैविंग हाइट मोर देन 1 मीटर। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, उसके लिए दूसरी थ्योरी है जो
एक्सप्लेन करती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को, इसमें प्लांट्स के अंदर। तो उस थ्योरी की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोहेशन टेंशन थ्योरी या ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी। वैसे इसको कोहेशन टेंशन थ्योरी बोला गया, ठीक है। और इस थ्योरी को डिक्सन एंड जॉली, इन दो साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था इन 1894, ठीक है। बाद में डिक्सन improved it and explained it in 1914, ठीक है। 1894 में डिक्सन एंड जोली नाम के दो साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को पहली बार प्रपोज किया था, और उसके बाद 1914 यानी कि 1914 में डिक्सन ने उस थ्योरी को इंप्रूव किया और फर्दर एक्सप्लेन किया, ठीक है। इस थ्योरी के दो कंसेप्ट आते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड between molecules of water and wall of xylem vessel, ठीक है। यहां पर दो तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात की गई है, ठीक है। देखिए मैंने यहां पर लिखा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये एक पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, यहां तक एक पॉइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस चीज को बोला जाता है कोहेशन। इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलेंगे, कोहेशन, ठीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट है, अगर दोनों मॉलिक्यूल्स सिमिलर टाइप के हैं तो इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं कोहेशन। और जबकि दूसरा जो हम लोगों ने बोला वो क्या है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड वॉल ऑफ जाइलम वेसल, ये दूसरा पॉइंट। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड वॉल ऑफ जाइलम, इसको हम बोलते हैं अडहेशन, ठीक है। ये दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये वर्क करते हैं, एक अडहेशन, दूसरा कोहेशन। अडहेशन होगा इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स, और कोहेशन होगा इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब मैं इसको सीधा सीधा लिख देता हूं, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। तो ये चीज आपको क्लियर हुई, समझ में आई, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्स कौन सा होगा, इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ जाइलम वेसल। कोहेसिव फोर्स होगा इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स themselves, सॉरी, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज फोर्सेस मेंटेन्स ए कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर, ठीक है। ये दोनों तरह के जो फोर्सेस हैं, ये जाइलम वेसल के अंदर वाटर का एक कंटिन्यूअस कॉलम जो है वो मेंटेन करके रखेंगे।
both of these forces maintain a continuous column of water, ठीक है, continuous column of water in xylem vessel, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इस चीज को यहां पर फिर से लिखेंगे एक बार बाद में, इसको मैं एक बार रब कर देता हूं। और दूसरा पॉइंट आता है क्वेश्चन टेंशन थ्योरी में, दैट बी पॉइंट ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है, क्या? ट्रांसपायरेशनल पुल। अब ट्रांसपायरेशन क्या होती है? ट्रांसपायरेशन क्या होती है? हम लोग काफी टाइम से इसको पढ़ते आ रहे हैं, आई थिंक 7th 8th में स्टार्ट हो जाती है टर्म। ट्रांसपायरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में वाटर का प्लांट बॉडी से लॉस्ट हो जाना, ठीक है। यानी कि जो लीव्स हैं उसमें स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है वो गैसियस फॉर्म में है, यानी कि वाटर वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। तो अब ट्रांसपायरेशन अगर प्लांट बॉडी में होगी, ट्रांसपायरेशन अगर प्लांट बॉडी में होगी, इट विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली ड्यूरिंग द डे टाइम। जब स्टोमेटा ओपन होंगे, सराउंडिंग में लाइट की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर हाई होगा, तो प्लांट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो वेपराइज होकर के प्लांट बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा? प्लांट बॉडी में वाटर की कमी आ जाती है, डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। तो वो जो डेफिशिएंसी वहां पर क्रिएट हुई है, डेफिशिएंसी ऑफ वाटर जो वहां पर क्रिएट हुई है, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ ए सक्शन फोर्स, ठीक है, सक्शन फोर्स या नेगेटिव प्रेशर एरिया बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशनल पुल क्या है? इट इज ए सक्शन फोर्स, टाइप ऑफ सक्शन फोर्स और नेगेटिव प्रेशर develops in xylem of upper plant parts due to loss of water in transpiration, ठीक है। ट्रांसपायरेशन में लॉस ऑफ वाटर की वजह से अपर प्लांट पार्ट्स में जो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है या सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। तो ये दो चीजें होती हैं, एक हमने पीछे पढ़ी कोहेशन एंड एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, दूसरा है ट्रांसपायरेशनल पुल, ठीक है। अब ये काम कैसे करते हैं दोनों मिलकर के एक साथ, वो समझते हैं एक डायग्राम के थ्रू। तो मैं यहां पर अभी एक डायग्राम बनाऊंगा, जिससे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बेहतर तरीके से टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। हम लोग सबसे पहले दिखा देते हैं क्या इस तरीके से जाइलम के जो वेसल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से दिखा देते हैं यहां पर जाइलम के, ठीक है। इस एरिया में हम मान लेते हैं रूट है, ये रूट एरिया है, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं कि एक ब्रांच जो है वो जाइलम की प्रेजेंट है, इसमें लीफ में, इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब दोनों जगह पर हो क्या रहा है, देखिए, रूट एरिया में वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट एरिया में कंटिन्यूअसली क्या हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। इट विल रिजल्ट इन
formation of a continuous column of water here. रूट एरिया में जो जाइलम प्रेजेंट होगा वहां पर वाटर और मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली रूट जो है वो मिनरल्स को और साथ साथ वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, तो यहाँ पर वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है। और दूसरा, अब यहां से लीफ के थ्रू वाटर जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स या गैसियस स्टेट में प्लांट बॉडी से बाहर निकल रहा है। ठीक है। अगर इसमें प्रेजेंट सेल्स जो हैं वो अपना वाटर इस तरीके से बाहर निकालेंगे तो सेल के अंदर पानी की हो जाएगी कमी, पानी की कमी हो गई। अल्टीमेटली ये जो सेल जिसने वाटर को वेपर की फॉर्म में लूज किया, ये अपने साथ वाले सेल से वाटर को खींचेगा और फिर आगे उसको लूज कर देगा। साथ वाले सेल में भी कमी आ गई, ये अपने से अगले सेल में खींचेगा और अल्टीमेटली ये जो सेल होगा ये अगर जाइलम के कांटेक्ट में है तो ये जाइलम के अंदर प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। तो कंटिन्यूअसली वाटर जो है जब रिलीज होगा आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, जिन सेल्स है उन सेल्स के अंदर आ जाती है वाटर की डेफिशिएंसी। और वाटर की इस डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए जो सेल होगा वो अपने सराउंडिंग सेल से, नेबरिंग सेल से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, नेबरिंग सेल अपने नेबरिंग सेल से एब्जॉर्ब करेगा और अल्टीमेटली ये जो मूवमेंट होगी वाटर की ये कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। कहां तक? जाइलम तक। ठीक है। अब जाइलम में क्या प्रेजेंट है? वाटर। ठीक है। जाइलम में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। तो कंटिन्यूअसली ये जो वाटर यहां प्रेजेंट होगा ये आगे मूव करता रहेगा। ठीक है। और इसको मैं फील्ड दिखा देता हूं क्योंकि ये फील्ड ही होता है। ठीक है। वाटर से इस तरीके से ऐसा नहीं है कि ये खाली होगा और उसके बाद नीचे से ऊपर पानी मूव करेगा। ठीक है। कंटिन्यूअस कॉलम नहीं बन पाएगा। अब क्या है? यहां से कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो लूज हो रहा है। ठीक है। तो इस सेल ने यहां से आगे लिया, यहां से और अल्टीमेटली ये एक वाटर के लूज होने की वजह से इस सेल ने पानी को लूज किया, साथ वाले सेल से वाटर एब्जॉर्ब किया, साथ वाले सेल ने पीछे वाले सेल से किया, पीछे वाले सेल ने जाइलम से किया। तो जाइलम में यहां डेवलप हो गया एक नेगेटिव प्रेशर या सक्शन फोर्स। अब ये जो सक्शन फोर्स है ये किस तरह से काम करेगा? बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल में स्ट्रो डाल करके जब उसे सक करते हैं। ठीक है। स्ट्रो का एक एंड है उस लिक्विड के अंदर डिप और दूसरे एंड को हम अपने माउथ में लेकर के, अपने मुंह में लेकर के उसको सक करते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर हमारे माउथ बकल कैविटी में भी जनरेट किया जाता है ताकि वो जो लिक्विड है, जो बोतल में प्रेजेंट लिक्विड है, वो बड़े आराम से आपके मुंह तक चला जाए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ नेगेटिव प्रेशर और सेक्शन प्रेशर और ए पुल फोर्स। ठीक है। आपने लिक्विड को पुल किया, बिल्कुल वैसे ही यहां ये जो नेगेटिव प्रेशर या सक्शन प्रेशर है ये अपने साथ वाले वेसल से खींचेगा, ये इससे खींचेगा, इससे खींचेगा और अल्टीमेटली ये पहुंच जाएगा मेन ट्रंक में प्रेजेंट जाइलम बंडल्स तक। ठीक है। तो सक्शन फोर्स जो है वो यहां से ऑपरेट होना स्टार्ट होता है। ठीक है। ये सक्शन फोर्स या ट्रांसपायरेशनल पुल वाटर को कंटिन्यूअसली ऊपर खींचेगा, कंटिन्यूअसली ऊपर खींचेगा। इससे वाटर ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द प्लांट टू द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। जो ट्रांसपायरेशनल पुल है इट पुल्स द वाटर अलोंग विद द मिनरल्स प्रेजेंट इन इट टुवर्ड द अपर साइड। क्लियर? ठीक है। और ये कंटिन्यूअस कॉलम कैसे मेंटेन होगा? यहां पर वर्क में आएंगे कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। अब जब यहां पर पुल किया जाएगा
सक्शन फोर्स अप्लाई होगा, वाटर को ऊपर खींचा जाएगा, तो मान लेते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ खींचूंगा तो इस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये भी इसके साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि वाटर जो है वो कंटिन्यूटी में मेंटेन रहेगा, एक कंटिन्यूअस कॉलम को फॉर्म करेगा, और साथ ही साथ ये इस वेसल के साथ भी अटैच्ड रहेंगे, ठीक है। तो इस वेसल के साथ भी ये अटैच रहेंगे, जो कि एडहेसिव फोर्स वर्किंग में आ जाता है। तो ड्यू टू बोथ दीज कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स, a continuous water column is pulled toward the uppermost end of the plant by development of the suction force or transpirational pull, ठीक है। ड्यू टू, अब ट्रांसपायरेशनल पुल क्यों बन रहा है? क्योंकि ट्रांसपायरेशन कंटिन्यूअसली हो रही है, ठीक है। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट occurs through xylem tissue। xylem tissue 9th क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, वेसल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो जाइलम फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा जो है वो इस ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, जाइलम वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों इस ट्रांसपोर्टेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे इतना ही, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको आप अच्छे से समझिए, ठीक है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड, वो हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इस कंसेप्ट को पढ़िए अच्छे तरीके से। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है वो ड्रॉप कर दीजिए, और साथ ही साथ प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने डाउट्स और सजेशंस, और प्लीज 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 अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।